हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, हमारी जो वीडियो है यूनिवर्सिटी सीरीज वाली चल रही है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने आरआई को कवर कर रखा है, ठीक है। और आज से जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वह आईआईटी पर स्टार्ट होगी। आईआईटी के बाद हम लोग जाएंगे एनआईटी पे, एनआईटी के बाद हम लोग जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे, उसके बाद लास्ट में हम लोग जाएंगे जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, उन पर हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में, जो कि बच्चे उड़ीसा में पड़ता है, जहां से आप ओनली बीएससी बीएड कर सकते हो। यानी बच्चे आईआईटी है, आईआईटी से आप बीएससी बीएड कर सकते हो, लेकिन आपके 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो आप आईआईटी भुवनेश्वर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैंपस टूर करेंगे वर्चुअली रूप से। उसके अलावा हम लोग कट ऑफ के बारे में जानेंगे, यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट का क्या रोल रहता है, उन सभी के बारे में, बच्चे हॉस्टल है कि नहीं है, डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपसे न रह जाए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाहते होंगे, आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। आप जल्दी जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो या फिर ऑफिस के नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको मेन गेट दिखाई दे रहा होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर का, ठीक है। जैसे ही हम लोग मेन गेट से प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है, यह कैंपस के बाहर का मेन गेट है, ध्यान रखिएगा। हम लोग अगर मेन गेट से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसे आप प्रशासनिक भवन बोलते हो, है ना। यहाँ पे काफी अच्छा है और अगर इसको आप 3D के माध्यम से देखोगे और खतरनाक दिखाई देता है, ठीक है। तो काफी अच्छा है। और कैंपस की बात करें ना तो कैंपस एकदम तगड़ा है और चारों तरफ आप देखोगे पहाड़ वगैरह आपको चारों तरफ से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, और हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे यह बच्चे जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है, कुछ सेमिनार वगैरह होता है, कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो यहीं पे होता है, ठीक है। सारा पे आप देखोगे मेज वगैरह लगा हुआ है, टेबल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका बाहरी आवरण है ना। तो कहीं ना कहीं आपके कैंपस के अंदर ही है। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यह आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चे, यह आपका जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यह जो है आईआईटी भुवनेश्वर का गेस्ट हाउस है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके कोई पेरेंट्स हो गए या फिर अगर कोई मान लीजिए कोई बड़ा अतिथि वगैरह गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो यहीं पे ठहरते हैं। और गेस्ट हाउस का अंदर का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एलुमनी वगैरह जाते हैं तो यहीं पे ठहरते हैं, गेस्ट हाउस में ही ठहरते हैं। तो गेस्ट हाउस का आपको अंदर का नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ और चीजें आपको दिखाई दे रही होंगे। यहाँ पे बच्चे हेल्थ सेंटर भी है, अगर आपको कोई तबीयत वगैरह खराब होती है तो यूनिवर्सिटी में होता है, तो काफी अच्छा है। एम्बुलेंस वगैरह भी है, यहाँ पे जिम खाना वगैरह भी आप देखोगे। और ये आपका गेस्ट हाउस का बिल्डिंग हो जाएगा और ओवर आपको थोड़ा कैंपस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है और कुछ नाश्ता कैंटीन टाइप का है ना, नाश्ता पानी वगैरह करना होगा तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये आपका बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, अंदर काफी अच्छा है, ठीक है। ये भी आपका देखो उसी टाइप का है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग है ना। नेक्स्ट अगर आगे हम बढ़ेंगे तो अगर हॉस्टल की बात करेंगे तो यह बच्चे आपका गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए है। रेजिडेंशियल एरिया है, गंगा हॉल ऑफ रेजिडेंस, यानी कि बच्चे गंगा नाम से यहाँ पे हॉस्टल है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए बिल्डिंग काफी तगड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इसकी मेन गेट है बाबू, देखो यहाँ पे इसकी मेन गेट है और देखो कै तल्ला बिल्डिंग है भाई, देख लो भाई, आप खुद देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 तल्ला है भाई, इतना बड़ा बिल्डिंग है क्या जी। इतना बड़ा तो बीचू में भी शायद, बीचू में तो है, ऐसा नहीं है है ना। चलो, तो काफी तगड़ा बच्चे आपका रेजिडेंस एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये भी आपका गर्ल्स के लिए भी है ना। सुवर्णरेखा हॉल ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, ये भी आपका काफी तगड़ा है। और आगे देखेंगे तो बच्चे यह जो है आप देखोगे फैकल्टी एंड स्टाफ का क्वार्टर है। जैसे मान लो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आपके मान लीजिए कोई टीचर प्रोफेसर वगैरह है या फिर आपके आईआईटी के जो स्टाफ वगैरह है, उन सभी के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उनके लिए हॉस्ट क्वार्टर वगैरह है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो यह बच्चे हॉकी का आपको दिखाई दे रहा होगा, हॉकी का बच्चे यहाँ पे आपको फील्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसके जस्ट सामने आपका हॉस्टल वगैरह है, ठीक है। यानी हॉस्टल के जस्ट सामने ही आप देखोगे आपके हॉकी का ग्राउंड होगा, फुटबॉल का होगा, टेनिस का होगा और आपके क्रिकेट का होगा। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हो, कोई भी गेम वगैरह खेलना चाहते हो तो आप सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा आपका यहाँ बच्चे आपका हॉस्टल ही है और हॉस्टल के सामने ही आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आगे देखोगे हॉस्टल के सामने ही क्रिकेट ग्राउंड वगैरह भी है, ठीक है। तो क्रिकेट में अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिकेट खेल सकते हो। फुटबॉल ग्राउंड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके हॉस्टल है चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी भी यहाँ पे काम वगैरह चल रहे हैं हॉस्टल में, ये सारे आपको दिखाई दे रहा हो काम वगैरह चल रहा है, ठीक है।
और आगे बढ़ोगे तो ये बच्चे आपका बॉयज के लिए हॉस्टल है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा हॉल ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। ये भी आपका बॉयज के लिए हॉस्टल है, बिल्डिंग सेम उसी टाइप से जिस टाइप से गर्ल्स का था। और आगे एक और है महानंदी हॉल ऑफ रेजिडेंस, जो कि बॉयज के लिए हॉस्टल है, ठीक है। तो 2 हॉस्टल बॉयज के लिए है, 2 हॉस्टल गर्ल्स के लिए, काफी तगड़ा है, बहुत सारे रूम वगैरह है, ठीक है। चलिए अब मेन मुद्दा है कि सर पहुंचे कैसे, तो पहले आपको देना होगा एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम, ठीक है। अगर आप एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम दिए हो, अगर आप मैथमेटिक्स लिए थे तो आप पहुंच सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप आईआईटी जेईई का एग्जाम, मेंस का एग्जाम वगैरह, एडवांस का एग्जाम वगैरह देखे जाते हो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग जानते हैं न्यू जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आया हुआ है 2024 में, उनके बारे में बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी 2025 में, 24 बोल रहा हूं, है ना। चलो ठीक है, देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 2025-26 का आ चुका है बाबू, इसके बारे में हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म कर रखा है, ठीक है। लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बात ध्यान से सुनना कि अगर आप जाना चाहते हैं आईआईटी भुवनेश्वर से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके 10+2 में बच्चे आपके अनरिजर्व कैटेगरी वालों का 60% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों का 60% होना चाहिए, ओबीसी का 55% और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों का 50% मार्क्स होने चाहिए, कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखो मेन इंपोर्टेंट लाइन आपके लिए है कि अगर आपने एनसीटी का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो ऑल 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ये नहीं कि सर मान लीजिए मैं कोई सब्जेक्ट है कि अटेम्प्ट ही नहीं किया हूं, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हूं, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। उसी के साथ आगे देखोगे तो यहां पे बच्चे आपका बात किया गया है, ठीक है, कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न, यानी आपका जन्म जो आपका डेट ऑफ बर्थ है बच्चे, वह 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अक्टूबर 2002 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं सॉरी, आफ्टर मतलब बात करें, यानी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो 1 अक्टूबर 2005 के बाद का होना चाहिए। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 1 अक्टूबर 2002 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 2006 हो गया तो आप एलिजिबल हो, 7 हो गया तो एलिजिबल हो। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी वाले बच्चे हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे हो, तो 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से लगता है मैं भी एलिजिबल हूं, है ना। इस हिसाब से लगता है मैं भी एलिजिबल हूं कि मैं एससी एसटी नहीं हो ना, पीडब्ल्यूडी नहीं हो, ठीक है। यहां पे मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं ओबीसी हूं तो यहां पे एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप वहां पे फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ठीक है, अगर मेजर में फिजिक्स रखना चाहते हो, तो कौन कौन से आपको यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए आपके पास। तो पहली बात कि आपके एनसीटी के एग्जाम में फिजिक्स होने चाहिए डोमेन सब्जेक्ट में। दूसरी बात कि आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, ठीक है। आपके 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री हो या ना हो, ठीक है। उसके अलावा अगर फिजिक्स में लेना चाहते हो तब आगे है कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट 60%, तो बता ही दिया आपको 10+2 में। और देखो अगला है फॉर चूजिंग फिजिक्स एज ए माइनर, अगर आप फिजिक्स को माइनर लेना चाहते हो, ठीक है, आपको मेजर और माइनर पता होगा, माइनर लेना चाहते हो तो आपको देखो यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके 10+2 में होना चाहिए, ठीक है। आपके 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो केमिस्ट्री अगर मेजर लेना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट आपके एग्जाम में केमिस्ट्री अटेम्प्ट होना चाहिए, आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके 12th में होने चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगर आप केमिस्ट्री को माइनर लेना चाहते हो तो आपके 10+2 में आपके केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स हर जगह आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर एटलीस्ट अगर फिजिक्स नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एडमिशन मैथमेटिक्स के लिए अगर मैथमेटिक्स में मेजर आप लेना चाहते हो तो मैथमेटिक्स मेजर के लिए आपका मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में होने चाहिए। सुनो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है, सर मेरा मैथमेटिक्स नहीं, हमने एनसीटी के एग्जाम में अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया था और अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो देख लो भाई, अगर आपके एनसीटी के एग्जाम में डोमेन सब्जेक्ट में अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है फिर भी आप एलिजिबल हो। उसी के साथ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन क्लास 12, यानी मैथमेटिक्स, सुनो क्लास 12 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है बाबू, ध्यान रखना, ठीक है। भले आप डोमेन सब्जेक्ट में अप्लाइड ले लिए हो लेकिन 12th में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। उसी के साथ आगे सेम टू सेम वही आपका 60%, 55%, 50% होना चाहिए, ठीक है। सुनो आगे अगर आप फॉर चूजिंग मैथमेटिक्स अगर माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपके क्लास 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको माइनर मिल पाएगा। उसी के साथ अगर इकोनॉमिक्स मेजर, बच्चे यहाँ पे 2 आपके आईआईटी हैं जहां से आप इकोनॉमिक्स मेजर से पढ़ाई कर सकते हो, बस 2 ही है, चारों नहीं है, बस 2 ही है, ठीक है। बात करेंगे लास्ट में, ठीक है, कि कौन कौन से आईआईटी आपको इकोनॉमिक्स मेजर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स मेजर लेना चाहते हो तो आपके एनसीटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स
कंपलसरी है। ये मत सोचना कि सर मैं इकोनॉमिक्स लिया हूं डोमेन सब्जेक्ट में, एनसीटी के एग्जाम में, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं एलिजिबल हो। आप यहां पे मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो इकोनॉमिक्स, लेकिन आपके डोमेन में आपका एनसीटी के एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक कंपलसरी बाबू, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कैंडिडेट मस्ट हैव क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो कुल मिलाकर, चाहे इकोनॉमिक्स लो चाहे मैथमेटिक्स लो, दोनों का सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, फॉर चूजिंग इकोनॉमिक्स माइनर आपको क्या होना चाहिए? आपके 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद लास्ट लाइन आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर आप अपना ओबीसी लगा रहे हो, ईडब्ल्यूएस लगा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2025, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका बच्चे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो यह बच्चे नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईआईटी भुवनेश्वर का, समझ गए आप लोग? अगर नहीं बनवाया है तो जाकर आप लोग बनवा लीजिएगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आगे हम लोग बढ़ते थे, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जो कि आईआईटी भुवनेश्वर के आईटीईपी के कोऑर्डिनेटर है। अगर आप कुछ हेल्प लेना चाहते होंगे तो आप इनके मेल पर इनको मेल कर सकते हो, ठीक है, मेल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। आईटीपी कोऑर्डिनेटर दोनों है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा rjha@iitbbs.ac.in, और यहाँ पे आप देखोगे dsahu@iitbbs.ac.in, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सामने आते हैं सर यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या होगा, बता दीजिए थोड़ा, ठीक है बाबू। चलो अगर हम लोग बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का तो ध्यान से सुनना, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर आपको दिखाई दे रहा होगा, फी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल फॉर बीएससी बीएड स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन स्टार्टिंग फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2024-25, यानी कि अभी 25-26 का नहीं आया है, लेकिन लगभग सेम रहने वाला है, एकदम समझिए डिक्टो एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे बढ़ेंगे, सुनो, पहले आपको देना होगा कॉशन मनी, ठीक है। कॉशन मनी के रूप में आप देखोगे जो कि रिफंडेबल होता है, रिफंड आपको कर दिया जाता है 1200 इकाई दाई सैकड़ा हजार 12,000 रुपए आपको देना होता है कॉशन मनी, ठीक है। उसके बाद जो कि रिफंड कर दिया जाता है आपके सेमेस्टर में, आई थिंक लास्ट टाइम में रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखो वन टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली, यानी एडमिशन के टाइम भी आपको देने होंगे कितने, तो 8,000 रुपए आपको देने होंगे एडमिशन के टाइम, ठीक है। क्लियर है? उसी के साथ आगे बढ़ो, सेमेस्टर फी की बात करेंगे बच्चे, तो सेमेस्टर फी में देखोगे ट्यूशन फी 5,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन फी आपका 1,800 रुपए, यानी टोटल आपको देने होंगे 14,500 रुपए एक सेमेस्टर का, ठीक है। सेमेस्टर फी 14,000, एडमिशन फी आपको देने होंगे 8,000 फर्स्ट टाइम, फिर एडमिशन फी दोबारा आपको नहीं देना है, ठीक है, बस एक ही बार आपको देना है एडमिशन फी, ठीक है। उसी के साथ आप देखोगे एनुअल फी आपको देना होगा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 2,390 रुपए, और उसी के साथ हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर, अगर हॉस्टल देखो सबको हॉस्टल मिलता है बाबू, हॉस्टल की बात करें सबको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम हॉस्टल चार्ज की बात करेंगे पर सेमेस्टर जो है, होटल मेस एडवांस 18,000 रुपए, हॉस्टल ओवर एट चार्ज आपका 9,000 यानी 27,500 रुपए आपको देने होंगे पर सेमेस्टर, ठीक है, समझ गए। 27,500 रुपए आपको पर सेमेस्टर हॉस्टल के लिए देने होंगे, जहां पे आपको रूम रेंट और मेस दोनों का चार्ज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ग्रैंड टोटल फी न्यू एडमिशन फॉर ईयरली 2024-25 का दिया फर्स्ट सेमेस्टर। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो टोटल जो आपके लिए हो जाएगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 64,390 रुपए हो जाएंगे, यानी 64,390 आपके लिए हो जाएगा। और उसी पर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 59,000 रुपए, यानी लगभग 60,000 इनके लिए भी है, ठीक है। तो यह बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ। अब सुनो, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यानी आप देखोगे इवेंट सेमेस्टर की बात कर रहा है, 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के लिए आपको देने होंगे, हर सेमेस्टर में आपको 42,000 रुपए देने होंगे ओबीसी वाले और जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों को 37,000 देने होंगे, यानी 37,000 देने होंगे, ठीक है। और सुनो, अगर हम ऑड सेमेस्टर की बात करें थर्ड, 5th एंड 7th का, तो आप देखोगे 44,000 और आप देखोगे 39,000, यानी कुल मिलाकर 40,000 के आसपास आपको पर सेमेस्टर का देना होगा। बस पहले सेमेस्टर में आपको 60,000 देने होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि अब बच्चे ओवरऑल कितना आपका फीस हो जा रहा है, 4 साल की बात करेंगे तो पहला सेमेस्टर देखो 60,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा सेमेस्टर मान लो 40 से मानते हैं, ठीक है, 40 हो जाएगा, यानी कि आप देखोगे एक सेमेस्टर ई हो गया और 7 4 7 28 200
2,80,000, 2,80,000 और 60,000, यानी 3,40,000 रुपए, यानी लगभग 3.5 लाख लगने वाला है। किसके लिए? तो यह जो है ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले और जनरल वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 4 साल में हॉस्टल के साथ, मेस के साथ। तो ज्यादा फीस नहीं है, क्योंकि आप 4 साल रहकर वहां पे खाना वगैरह भी तक खा रहे हो ना, ठीक है। तो ज्यादा आपके लिए फीस नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी भुवनेश्वर समझिए, अगर आप पा जाते हो तो समझिए कहीं ना कहीं आप स्वर्ग में पहुंच जा रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बीएससी बीएड एटलीस्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके मैथमेटिक्स है और अगर आपके 400 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं तो आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर को जरूर टारगेट करना, ठीक है। आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर को भी टारगेट करना, ठीक है। और यदि हम देखेंगे एससी एसटी वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, तो आप देखोगे कुछ आप माइनस कर सकते हो भाई, कुछ कर सकते हो, ठीक है। 3.5 लाख है, 3 लाख मान सकते हो, ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, 3 लाख मान सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, तो यह बच्चे आपका फी स्ट्रक्चर हो गया आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डिटेल में थोड़ा दिया हुआ और भी प्रोग्राम वगैरह, जैसे बीटेक वगैरह हो गया, बीएससी बीएड हो गया, एमएससी वगैरह हो गया, तो सारा चीज हमें बता दिया गया है, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हो सीटें कितना यहाँ पे अवेलेबल है बच्चे, 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। मेजर अगर फिजिक्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे 3 सीट है और 1 सीट है। 1 सीट किसके लिए है? तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, ठीक है। सीट को देख लो, अच्छे समझ लेना, क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ बनती है ना, वो आपके ओवरऑल मार्क्स प्लस में आपका मेजर सब्जेक्ट मार्क्स जो है ना ऐड होकर आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कट ऑफ के लिए आप तैयार रहिएगा, कट ऑफ के लिए प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर रहिएगा। ये नहीं कि जो जिस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं उसको मेजर ले लेते हैं तो भैया आप छट सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, आप कट ऑफ में नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगर हम फिजिक्स मेजर की बात करेंगे, 3 सीट ओवरऑल सभी के लिए रिजर्व में और 1 सीट जो है वह पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे 2 सीट आपको है फिजिक्स मेजर के लिए, ओबीसी एनसी में 3 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 1 सीट है। टोटल जो फिजिक्स मेजर का 12 सीट है, केमिस्ट्री मेजर का 12 सीट है, मैथमेटिक्स मेजर का 13 सीट है। और आप देखोगे इकोनॉमिक्स, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए ज्यादा चांस है मिलने का, आप देख रहे होंगे। अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ओबीसी वाले बच्चों को ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे 4 सीट है ना, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से अप्लाई करना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो और कुछ चीज हम लोग जानते हैं आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। तो बच्चे अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है आपके पीछे स्लाइड में, यह प्लेसमेंट का बच्चे रेशियो रहा है, ठीक है। प्लेसमेंट का परसेंटेज रहा है लास्ट ईयर, आप देखोगे 2024 का बच्चे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आप देखोगे किसके लिए प्लेसमेंट है भैया, तो कोर्स या स्ट्रीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूअल डिग्री प्लेसमेंट। अब ड्यूअल डिग्री में ये मत समझना कि मतलब बीएससी बीएड को ही प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। कई तरह के ड्यूअल डिग्री होते हैं जहां पे आपको 2-2 डिग्री एक साथ मिलता है। तो वहां पे अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट, 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे और कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए बच्चे, आप देखो 12 के 12 का प्लेसमेंट हो चुका था। और यहाँ पे प्लेसमेंट का रेशियो देखो आप देखो 100% है, ठीक है। और अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 10 बच्चों ने अप्लाई करा था, 6 बच्चे प्लेसमेंट हुए, 60% रेशियो रहा। 38 बच्चे अप्लाई किए मैकेनिकल इंजीनियर में। तो समझ जाओ यहाँ के जो प्लेसमेंट रहता, प्लेसमेंट का रेशियो काफी ठीक ठाक रहता है। तो अगर आप बीएससी बीएड अपना ड्यूअल डिग्री कर रहे हो आईआईटी भुवनेश्वर से तो चांसेस रहेगा आपके प्लेसमेंट का, इस बात ध्यान रखिएगा। चाहे केबी में हो, केंद्रीय विद्यालय में हो जाए, नवोदय विद्यालय में हो जाए, ठीक है, सैनिक स्कूल में हो जाए या फिर अदर कोई प्राइवेट कॉलेज में हो जाए, लेकिन चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप आईआईटी भुवनेश्वर से पढ़ रहे हो, आईआईटी का बच्चे इतिहास रहता है कि वहां प्लेसमेंट वगैरह होती रहती है। आप देखोगे बीटेक का प्लेसमेंट देख सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे ड्यूअल डिग्री 2023 का भी देख सकते हो। 62 बच्चों ने अप्लाई करा, 62 का प्लेसमेंट हुआ। 44 ने अप्लाई करा, 40 का प्लेसमेंट हुआ। 56 ने अप्लाई करा, 53 का प्लेसमेंट हुआ। तो प्लेसमेंट का हाई चांसेस आईआईटी भुवनेश्वर में रहता है, आप देख सकते हो इतिहास, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेजर सब्जेक्ट में लेना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स मेजर सिर्फ आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर में ले सकते हो। आईआईटी जोधपुर और आईआईटी रोपड़ में इकोनॉमिक्स मेजर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप देखो कट ऑफ की बात करते हैं। तो सुनो कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप कब अप्लाई करना, जब आपके 350 प्लस होंगे तब आप एकदम बेझिझक अप्लाई कर सकते हो, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो, चांसेस रहेंगे कि आपके एडमिशन वगैरह हो जाएंगे। और ये जो कट ऑफ रहा है वो लास्ट ईयर का रहा है, इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि बच्चों की संख्या थोड़ा ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर ओबीसी से हो 340 प्लस, ईडब्ल्यूएस 330 प्लस, एससी से हो 290 प्लस, एसटी से 280
280 प्लस, और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो 240 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और अगर ड्रॉप ईयर की बात करेंगे तो जनरली ध्यान रखिएगा, अगर आप 20 साल के हो, ठीक है, अगर आप लगभग 20 ईयर के हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से, अगर जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है। उसके अलावा यदि आप ओबीसी से हो, अगर 23 साल के भी हो तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सुनो, 2 ईयर ड्रॉप किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। और 4 ईयर जो है ना, 4 ईयर ड्रॉप आप कर सकते हो ओबीसी कैटेगरी से हो तो। और यहां पे अगर आप 2 ईयर ड्रॉप करोगे जब आप जनरल कैटेगरी से हो, पिछले साल का बच्चे इतिहास है, ठीक है, ड्रॉप ईयर के बारे में बात करेंगे, है ना। और सुनो, प्लेसमेंट में थोड़ा आप समझ गए होंगे, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ध्यान रखिए। स्कॉलरशिप अगर लेना चाहोगे तो आईआईटी भुवनेश्वर से बच्चा पूछ रहा था सर मिलती है? नहीं मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और कंपटीशन भैया थोड़ा हाई रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, तो यही बच्चे था आपके आईआईटी जो भुवनेश्वर के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में सारी चीजें डिटेल में पता चल चुकी होगी कि आप फी स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ क्या रहता है, हॉस्टल है कि नहीं है, प्लेग्राउंड वगैरह कैसा है, कैंपस वगैरह कैसा है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, प्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और एनसीटी आईटीपी का अगर प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, चाहे आपके जूनियर भाई बहन हो, ठीक है, आपके चाहे कोई भी जूनियर हो, चाहे आपके अपने भाई बहन हो, उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।